नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पारित किया गया। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में पहली बार न्यूट्रिनो का पता चला। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 जारी की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। यूरोपीय संघ ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जवाबी कार्रवाई के तौर पर 300 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनाई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। लोकसभा में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 पारित किया गया। ये विधेयक सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एआरटी क्लिनिकों और एआरटी बैंकों को विनियमित तथा उनका पर्यवेक्षण करने, प्रौद्योगिकी सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए और सुरक्षित एवं नैतिक व्यवसाय अपनाने आदि का प्रयास करता है। दरअसल इसकी आवश्यकता इसलिए अनुभव की जा रही है क्योंकि भारत वैश्विक प्रजनन प्रौद्योगिकी उद्योगों के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित हो चुका है। इसमें प्रजनन चिकित्सा पर्यटन एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में एआरटी को परिभाषित किया गया है। एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसमें वे सभी तकनीकें शामिल हैं जिनमें गर्भ धारण करने के लिए शुक्राणु या डिम्बाणुजन कोशिका यानी ओसाइट को मानव के शरीर के बाहर प्रबंधित किया जाता है। ओसाइट बेसिकली अपरिपक्व अंड कोशिका होती है। इस प्रक्रिया में किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में युग्मक या भ्रूण को अंतरित किया जाता है, यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन किसी लैब में करवाया जाता है और उसके बाद उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में रखा जाता है। दूसरे प्रावधान के तहत एआरटी क्लिनिकों और बैंकों का विनियमन किया गया है, जिसमें प्रत्येक एआरटी क्लिनिक और बैंक को भारत में क्लिनिकों एवं बैंकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसमें युग्मक दान और आपूर्ति तथा एआरटी सेवाएं प्रदान करने की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। विधेयक में एआरटी के जरिए पैदा हुए बच्चे को प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा। वो संबंधित दंपत्ति के प्राकृतिक बच्चे को उपलब्ध अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा। इस विधेयक में कहा गया है कि दाता का बच्चे पर कोई जनकीय अधिकार यानी पेरेंटल अधिकार नहीं होगा। विधेयक के तहत गठित सरोगेसी के लिए राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड एआरटी सेवाओं को विनियमित करेंगे। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर यानी एलएचसी में पहली बार न्यूट्रिनो का पता चला। न्यूट्रिनो सूक्ष्म, उदासीन और प्रारंभिक कण होते हैं जो दुर्बल बल के माध्यम से पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। इस बल की दुर्बलता ही न्यूट्रिनो को वो गुण प्रदान करती है जिससे उनके लिए पदार्थ लगभग पारदर्शी हो जाता है। न्यूट्रिनो लेप्टन कुल से संबंधित होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है और अन्य म्यूऑन और ताउ से जुड़े होते हैं। आपको बता दें कि सूर्य और अन्य सभी तारे नाभिकीय संलयन और उनके कोर में क्षय प्रक्रियाओं की वजह से प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिनो का उत्पादन करते हैं। कभी कभी अंतरक्रिया करने की वजह से न्यूट्रिनो सूर्य और पृथ्वी से बिना अवरोध के गुजरने में भी सक्षम होते हैं। न्यूट्रिनो का पता लगाने का काफी महत्व है। न्यूट्रिनो के अध्ययन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तारों में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जानकारी मिल सकती है। इससे पृथ्वी के भीतरी भाग यानी कोर से आगे बढ़ते हुए इसकी संरचना की विस्तृत जांच में न्यूट्रिनो का संभावित अनुप्रयोग हो सकता है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के शोधकर्ता डार्क फोटोन का पता लगाने की उम्मीद भी कर रहे हैं, जो इस समय काल्पनिक है। डार्क फोटोन ये जांच करने में मदद करेंगे कि डार्क मैटर सामान्य परमाणुओं और ब्रह्मांड के अन्य पदार्थों के साथ कैसे अंतरक्रिया करता है। हाल ही में भारत ने भी तमिलनाडु के थेनी जिले में बोधी वेस्ट हिल्स में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर सर्न यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। ये कणों को प्रकाश की गति के 99.99% तक गति प्रदान करने और उन्हें एक दूसरे से टकराने में सक्षम है। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में एलएचसी के शोधकर्ताओं ने हिग्स बोसोन की खोज की घोषणा की थी।
अगली खबर पेपर 1 के जनसंख्या एवं प्रवासन टॉपिक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 जारी की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन सभी के लाभ के लिए मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है। भारत इसका एक सदस्य देश है। IOM द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्ष 2020 में लगभग 28.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। ये वैश्विक आबादी का 3.6% है। यूरोप और एशिया में 61% वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का आगमन हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2000 के 2.1 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020 में 5.5 करोड़ हो गई थी। संघर्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन की वजह से घटित होने वाली आपदाओं से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के मुताबिक वर्ष 2020 में आपदाओं की वजह से 3.07 करोड़ नए लोगों का विस्थापन हुआ था। भारत में आपदाओं की वजह से लगभग 40 लाख नए लोग विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में 2.6 करोड़ शरणार्थियों की तुलना में वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 2.64 करोड़ शरणार्थी थे और इस दौरान कोविड-19 की वजह से भी प्रवासन प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से अरबों लोग प्रभावित हुए हैं, वहीं करोड़ों लोग अपने ही देशों में विस्थापित हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में राहत देने वाली बात यह है कि विप्रेषित धन में कुल वृद्धि हुई है, यानी कि रेमिटेंसेस में वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में 126 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में रेमिटेंस 702 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत, चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र शीर्ष 5 विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश थे। अगली खबर स्वास्थ्य मंत्रालय से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एंटी रेट्रोवायरल उपचार यानी ART और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर विभिन्न दिशा निर्देश भी जारी किए। ART और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस HIV की रोकथाम के लिए दवा लेने की प्रक्रिया विधियां हैं। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो रोग और संक्रमण से लड़ने वाली महत्वपूर्ण कोशिकाओं को नष्ट करके किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। वर्तमान में HIV का कोई भी प्रभावी उपचार नहीं है, लेकिन उचित चिकित्सा देखभाल से HIV को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि HIV का इलाज नहीं किया जाता है तो ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। वर्ष 2019 में भारत में लगभग 23.48 लाख लोग HIV के साथ जी रहे PLHIV थे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा PLHIV हैं, जिनकी संख्या लगभग 3,96,000 होने का अनुमान लगाया गया था और इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, जहां पर 3,14,000 लोग HIV से पीड़ित हैं। सरकार द्वारा इस दिशा में की गई पहलों की बात करें तो HIV और एड्स से संबंधित नीतियों की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी नाको की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया। PLHIV के विरुद्ध भेदभाव को दूर करने के लिए HIV और एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 लाया गया। ART सेवाओं के तहत निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 और मिशन संपर्क प्रारंभ किया गया। साथ ही कई हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संबंधों पर आधारित है। यूरोपीय संघ ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जवाबी कार्रवाई के तौर पर 300 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनाई है। इस योजना को ग्लोबल गेटवे नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विश्व भर में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा जैसी चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक निवेश जुटाना है। ये योजना सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय और श्रम संबंधी उच्च मानकों को बढ़ावा देने का वादा करती है। इसके द्वारा गरीब देशों की राजमार्ग पाइपलाइन और ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने में मदद की जाएगी। आपको बता दें कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिए लक्षित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि BRI समझौतों में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल ही में चीन ने हरित वित्त और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए BRI को फिर से व्यवस्थित किया है।
इस संबंध में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अन्य पहलें हैं बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड यानी B3W पहल। इसका शुभारंभ G7 बैठक के दौरान किया गया था। ये प्रमुख लोकतंत्रों के नेतृत्व में एक मूल्य आधारित उच्च मानकीकृत और पारदर्शी अवसंरचना भागीदारी है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित विकासशील देशों की $40 ट्रिलियन की अवसंरचना आवश्यकताओं का समाधान करना है। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की पहल भी शुरू की गई है। ये एशिया और अफ्रीका के बीच विकास, संपर्क और सहयोग के संबंध में भारत जापान का एक सहयोगपूर्ण विजन है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य वित्त 2021-22 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक का एक वार्षिक प्रकाशन है। ये राज्य सरकारों के वित्त का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM समीक्षा समिति की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों का संयुक्त ऋण से GDP अनुपात वर्ष 2022-23 तक प्राप्त किए जाने वाले 20% के लक्ष्य से चिंताजनक रूप से ज्यादा था, जो कि मार्च 2021 के अंत में 31% था। वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों ने अपने सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 3.7% रखा है। GFD यानी सकल राजकोषीय घाटे से मतलब है कुल व्यय के अधिक होने से। जब कुल व्यय ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि यानी कि राजस्व प्राप्तियों और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है तो सकल राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि भारत में तीसरी श्रेणी की सरकारें रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन और परीक्षण सुविधाओं को कार्यान्वित करके, टीकाकरण शिविर आयोजित करके और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखकर महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उनकी वित्तीय स्थिति गंभीर तनाव में आ गई है, जो उन्हें व्यय में कटौती करने और कई स्रोतों से धन जुटाने के लिए बाध्य कर रही हैं। इस समिति की सिफारिशों के मुताबिक मध्यावधि में राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर निर्भर होंगे। राज्य सरकारों को नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोगों का गठन करना चाहिए। नागरिक निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता में वृद्धि करनी चाहिए। उनके शासन ढांचे को मजबूत करना चाहिए और उच्च संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। ट्रोइका यानी 3 देशों का समूह। इस कदम के साथ भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा, पूर्ववर्ती और भावी अध्यक्षताएं शामिल हैं। ट्रोइका में भारत, इंडोनेशिया और इटली शामिल हैं। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। G20 सदस्य संयुक्त रूप से विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 80% से ज्यादा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 75% और विश्व जनसंख्या के 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामारी के रोकथाम उपायों को मजबूत करने के लिए वैश्विक संधि। विश्व स्वास्थ्य सभा ने महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक वैश्विक संधि बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इस संधि का उद्देश्य विश्व को भविष्य में संक्रामक रोगों के संकट से बचाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक अंतर सरकारी वार्ताकार निकाय संधि का मसौदा तैयार करने और संवाद करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 19 विश्व स्वास्थ्य सभा को WHO की क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर सम्मेलनों या समझौतों को अपनाने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 के तहत आज तक स्थापित एकमात्र साधन तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम NJIC। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक सुविधाओं में समान रूप से सुधार करने और न्याय तक पहुंचने के लिए NJIC की स्थापना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। देश के न्यायालयों में न्यायाधीशों, न्यायालय के कर्मचारियों और वादियों के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। ये मामलों के निपटान में देरी और उनके संचय में योगदान करता है। CJI ने कहा था कि NJIC न्यायिक अवसंरचना में क्रांति लाने के लिए आवश्यक एकरूपता और मानकीकरण लाएगा।
विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को थॉमस पिकेटी सहित विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा संकलित और लिखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 90 के दशक के मध्य से सबसे धनी यानी 1% ने वैश्विक स्तर पर 38% संपत्ति को अधिकृत किया हुआ है। सबसे धनी 10% के पास लगभग 60 से 80% की संपत्ति है और वहीं सबसे निर्धन 50% के पास 5% से भी कम की संपत्ति है। वर्तमान में महिलाएं कार्य से प्राप्त होने वाली कुल आय का केवल 1/3 ही अर्जित करती हैं। रिपोर्ट ने अधिक धनी लोगों पर संपत्ति कराधान के नए रूपों को विकसित करने का सुझाव दिया है। इनमें संपत्ति के कुल मूल्यों के अनुसार ही कर की दरों के साथ एक संपत्ति कर की प्रगामी दर समाहित हो सकती है। विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि समय पर सुनवाई संभव नहीं है और आरोपी लंबे समय से जेल में है तो उसे जमानत देनी होगी। एक विचाराधीन कैदी एक गैर दोषी कैदी होता है जिसके मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 70% जेल कैदी विचाराधीन कैदी हैं, जिसकी वजह से जेलों में भीड़-भाड़, चिकित्सा ध्यान में देरी, अस्वच्छ स्थिति और कैदियों में कुपोषण मौजूद है। वर्ष 2019 के अंत में 3,28,000 जेल कैदियों पर मुकदमा चल रहा था, जबकि 1,42,000 कैदियों को दोषी ठहराया गया था। अगली खबर शिक्षा जगत से। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा वर्ष 2022-23 शैक्षणिक सत्र से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा लागू की जा सकती है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए अवास्तविक कट ऑफ ने विकल्पों की आवश्यकता को रेखांकित किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी CUCET वर्ष 2010 में शुरू की गई थी, लेकिन ये वैकल्पिक थी और विश्वविद्यालयों ने 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर स्क्रीनिंग जारी रखी। नैरोबी घोषणा। हाल ही में अफ्रीकी मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों द्वारा नैरोबी घोषणा को अपनाया गया। इस घोषणा ने अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए कार्यवाही कार्यक्रम पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर बल दिया। कार्यवाही कार्यक्रम ये स्पष्ट करता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर सेंडाई फ्रेमवर्क को कैसे लागू किया जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क वर्ष 2005 से 15 की तुलना में वर्ष 2030 तक प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को काफी हद तक कम करने के लिए देशों और समुदायों का मार्गदर्शन करता है। भारत ITU संयुक्त साइबर ड्रिल 2021। दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने साइबर ड्रिल प्रारंभ किया है। ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। साइबर ड्रिल भारतीय संस्थाओं, विशेष रूप से क्रिटिकल नेटवर्क अवसंरचना ऑपरेटरों के लिए है, ताकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस कार्यक्रम में साइबर हमलों, सूचना सुरक्षा घटनाओं और अन्य व्यवधानों का अनुकरण किया जाता है। इससे एक संगठन की साइबर क्षमताओं का परीक्षण करने में मदद मिलती है। अगली खबर पर्यावरण से। एक दशक में 1160 हाथियों की मृत्यु। ये जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। आंकड़ों के मुताबिक बिजली के करंट से 741 और ट्रेन की चपेट में आने से 186 हाथियों की मृत्यु हुई। इसके अलावा अवैध शिकार और विष देकर हाथियों को मारना अन्य कारण है। मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2017 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल 29,964 वन्य हाथी मौजूद थे। दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 14,612 हाथी हैं, जबकि कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।